लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप कहोगे सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्यों ले रहे हैं आप सबसे पहले? तो उसका आंसर यह है कि हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये 11th में भी है, इसका कुछ पोर्शन 12th में भी है। और केमिकल बॉन्डिंग इज लाइक ब्लड इन आवर बॉडी। ठीक है, आप डिफरेंट ऑर्गन की स्टडी कर सकते हैं, ब्लड उनमें सब में होके जाता है। हार्ट की स्टडी करिए, लंग्स की करिए, लिवर की करिए, ब्लड के बिना कोई कुछ भी नहीं है। एग्री? केमिस्ट्री के अंदर भी अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आपने सीखा तो फिजिकल गई, ऑर्गेनिक तो बहुत बिल्कुल ही खत्म हो गई, और इनऑर्गेनिक तो अपनी जगह से शुरू भी नहीं होगी। सो विदाउट बॉन्डिंग ऑल 3 पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आर गोइंग टू बी वेरी वीक। इसलिए हमें शुरू करना है बॉन्डिंग से। इट इज द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। If you are able to understand this language, you can learn anything from the book. Okay. Second thing, in bonding, there are various concepts, and Lewis dot structure is the center point of all these concepts. What these concepts may be, I am going to tell you. Number 1, the two-dimensional structure. आप पहले सिर्फ इसको सुनिए, देखिए, बाद में लिखिए। सिस्टम बहुत सिंपल है, जब मैं बोल रहा हूं तो लिखने की जरूरत नहीं है। 2D structure of the molecule or ion is represented by the Lewis dot structure. Okay. Second thing, if you want to calculate formal charge, then also you require Lewis dot structure. Formal charge you require Lewis dot structure. शायद आप में से कई लोगों को ना पता हो ये क्या होता है। जैसे NH4 पे जो प्लस लिखा हुआ है, इसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ये एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। कैलकुलेट होने के बाद हम इसको वहां पे रखते हैं। ठीक है, जेई में अभी कुछ दिनों, शायद 2012 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये एजाइड आयन के नाइट्रोजन पे चार्जेस पूछे थे इन्होंने। वो बेसिकली फॉर्मल चार्जेस थे। दिस इज माइनस प्लस माइनस। तो ये याद नहीं करना होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला तब लगता है जब आपको उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर की नॉलेज हो। तो अगर आप किसी फॉर्मूले का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो उस फॉर्मूले के जितने एटम पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब पे चार्ज भी बता सकते हैं कि इस पे चार्ज कितना होना चाहिए। ठीक है, अब 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम फॉर्मूलों को रट लें और लुईस डॉट स्ट्रक्चर को यूज ही ना करें तो भी चार्ज बता सकते हो, और दूसरा हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को सीख लें, उस प्रोसीजर को, फिर दुनिया को कोई भी फॉर्मूला आ जाए हम उस प्रोसीजर को अप्लाई करके उसका फॉर्मूले का चार्ज निकाल के बता सकते हैं। So I will prefer the second method, कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे परफेक्टली, और उसके बाद चार्ज कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट विच मेक्स यूज ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। which mostly people refer by VSEPR theory. Hope you are getting it. VSEPR theory आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। उस theory को यूज करने के लिए, उसका एप्लीकेशन करने के लिए आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे मास्टरी होनी चाहिए, वरना आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ कॉन्सेप्ट जो बहुत यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये भी शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। इसको आंसर करने के लिए भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ शॉर्ट मेथड्स हैं, वो शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं, पर वो एग्जाम में काम नहीं करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन वो देते हैं वो सारा उसकी बिगिनिंग इससे होती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। कुछ फॉर्मूला हैं, शॉर्टकट मेथड्स हैं, दे आर पार्शियली करेक्ट, नॉट 100% रिलायबल। डायपोल मोमेंट, ये एक टॉपिक है, ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन है। अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेक्टली बना सकते हैं तो डायपोल मोमेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक में एक्सटेंसिवली यूज होता है, उसके बिना हम आधे घंटे का भी लिटरेचर नहीं पढ़ सकते। अगर रेजोनेंस नहीं आता है तो आधे घंटे भी ऑर्गेनिक की क्लास नहीं चलेगी।
और इनऑर्गेनिक का भी करीबन 20-25% एक्सपोजर रेजोनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और इसको समझने के लिए भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे मास्टरी होनी चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? ये सारे टॉपिक मिलकर केमिकल बॉन्डिंग का करीब 70% होती है। आप समझ रहे हैं? यानी बॉन्डिंग के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट जो है दैट मस्ट बी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। So Lewis dot structure is connected to so many different aspects. First, 2D structure. Okay, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए 2D structure. Second one is formal charge. Third is yes application as VSEPR. Then hybridization. After that, you can also think like dipole moment, which we show by mu. This is also related to resonance. इन सब कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो मैं आपको कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो बताता हूं, ठीक है। अब उसको ध्यान से देखिए। कुछ बेसिक चीजें हैं जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले आपको आनी चाहिए। ये है पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स, खास करके जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो, और एस ब्लॉक, एस भी उतना ज्यादा नहीं है पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में होते हैं और उनका लुईस ने कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ सिंबलाइजेशन किया है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो आई विल जस्ट राइट दोज एलिमेंट्स हियर। कैन यू टेल दिस? थोड़े स्टूडेंट बनने की कोशिश करो। आप लोग बहुत बड़े लोग बन के बैठे हो तो काम नहीं चलेगा। बीच बीच में बोला करो, बोलोगे तो मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। वरना मैं किसको पढ़ा रहा हूं? कैन यू टेल हियर? गलत होने की बिल्कुल चिंता नहीं करो। बोलोगे तो चांस है सही हो जाएगा, नहीं बोलोगे तो तय है कि गलती है, ठीक है। बोलिए। ओके, यहां बताइए। कैन यू टेल अबाउट हियर? हियर ठीक है। पहले तो है कि ये सब याद होने चाहिए और वो आपको याद हो जाएंगे। मैंने आपको याद करने के लिए नहीं कहा, धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट थिंग, आप इनका ग्रुप नंबर को याद रखिए। दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में बीच के इन 10 को गिनने के बाद यहां 13 आ जाता है, पर जब लुईस ने वर्क किया था उस टाइम पर यहां पर यही नंबर थे जो मैंने लिखे, और आपको इन्हीं नंबर से इनको फॉलो करना है। कितने लोग समझ रहे हैं? राइट। अब आपको एक चीज सीखनी है जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की पहली स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं इसमें से किसी भी एलिमेंट को निकाल के बाहर ले आऊं। सपोज मैं बोरॉन को खींच के बाहर लाता हूं यहां पे, तो आपको इस बोरॉन को उसकी ग्रुप नंबर के इक्वल डॉट से शो करना है, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं ये शो करते हैं कि उसके वैलेंस शेल में, यानी सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको बताता है ये। सो कैन यू टेल मी, कार्बन को मुझे कैसे लिखना चाहिए? वेरी गुड। और फास्फोरस को कैसे लिखना चाहिए?
आप मुझे बता सकते हैं कि ब्रोमीन को कैसे शो करना चाहिए? गुड, पहला काम तो ये हो गया। दैट मीन्स मैं सिंबॉलिकली अभी एक पे ड्रॉ कर देता हूं, बाकी पे आपको ध्यान देना है। 1 2 3, यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4 5 6, यहां पे बोलिए जरा, यहां पे बताइए। ऐसे आप सबके लिए ड्रॉ कर सकते हैं एट रैंडम। सपोज मैंने इसको चूज किया, क्या करना है? 6, यहां पे पहला काम तो यह है, यह परफेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट यह है कि जब भी आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, अच्छा उसके पहले कुछ खास बातें, वो यह है कि ये जो ग्रुप है पर्टिकुलरली, यह है हमारा थर्ड ग्रुप। इस थर्ड ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है। जब ये शेयरिंग करेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड आपने सीखा हुआ है, तो हर इस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद इनके पास 3 पे 3 और ऐड होंगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। लुईस ने ऑब्जर्व किया था कि एलिमेंट्स में खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि जब उनमें 8 होते हैं तो वो सुस्त हो जाता है, तो उसको उन्होंने बोला कि वो इनर्ट एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी वो लास्ट वाले हैं, 8th वाले, वो सारे इनर्ट हैं, नॉन फंक्शनिंग है, नॉन रिएक्टिंग है। उनको मारो पीटो कुछ भी करो, वो रिएक्ट नहीं करते। इस 8 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसमें रिएक्शन की एबिलिटी आ जाती है, वो रिएक्टिव हो जाते हैं। लुईस ने ये बात नोट की थी। फिर उसने एक और बात नोट की, उसने नोट किया कि जब ये एलिमेंट जिनके पास 8 नहीं है, जैसे कुछ रिएक्शंस करके 8 पे पहुंच जाते हैं, तो उनका बिहेवियर भी वैसे ही हो जाता है जैसे वो 8 वाले मेंबर्स का होता है। 8 वाले मेंबर्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स। कितने लोगों को समझ में आ गया? तो जो एलिमेंट रिएक्शन के बाद अपने वैलेंस शेल में, यानी सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ले आता है, वो इनके जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सोडियम का एक पीस, सोडियम मेटल, आप जानते हैं सोडियम मेटल को कैसे स्टोर करते हैं? कैसे करते हैं? केरोसिन में, बिल्कुल सही, या पैराफिन वैक्स में। आजकल केरोसिन यूज नहीं करते हैं, आजकल जो है वैक्स, जिसको हम मोम बोल सकते हैं, कैंडल जिसकी बनी होती है, उसका एक और सॉफ्टर फॉर्म होता है, वो हार्ड होता है, उसका एक और सॉफ्ट फॉर्म होता है जो काफी ऐसे स्लिप हो जाएगा। उसके सॉलिड पैक के अंदर उसको रखा जाता है, मतलब उसको बीच बीच में दबा देते हैं, उस मोम के बीच में, वैक्स के बीच में सोडियम मेटल को दबा देते हैं और पूरा रख लेते हैं, तो एयर की कांटेक्ट में नहीं आता है। सोडियम मेटल के बारे में हम सभी जानते हैं कि यस, उसको पानी में डालिए, वो बहुत विगोरसली रिएक्ट करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, वो जलना शुरू कर देगा, बहुत सारी चीजें होगी। मान लीजिए बाय इंटरेस्ट में ये सोचता हूं कि सोडियम मेटल लैब में रखा, ये रहा, ये बड़े काम की चीज है, ये स्पेक्टेकुलर है, और मैंने उसको एक कागज में बांध के जेब में रख दिया कि सर को क्या पता चलेगा, मैं घर जाके इसका इस्तेमाल करता हूं। घर पहुंचने से पहले क्या हो जाएगा? हाँ, आपकी पैंट जल जाएगी, जीन्स है तो वो जल जाएगी। क्यों? वो रिएक्ट करता है। कभी ये ट्राई नहीं करना है, समझ में आ गया? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। अब लुईस के हिसाब से देखें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। कितने लोगों को समझ में आया? अब एक दूसरी तरफ बात सुनिए, नमक कभी खाया आपने? अच्छा, उसमें भी डाउट है क्या? बहुत फास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। नमक का फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं? राइट। और इसमें ये जो Na होता है, ये फिर हमारी बॉडी में कैसे चला जाता है? नमक खाने के बाद तो वैसे हमने अगर जेब में रख लिया बाहर सोडियम का मेटल, तो खतरा, ये जल जाएगा, आग पकड़ लेगा, यहां स्किन जला देगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, तो फिर नमक के टुकड़े को हम कैसे खा लेते हैं, या नमक का पाउडर कैसे? द आंसर इज दैट बोथ दीज आर डिफरेंट। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ Na+। लुईस ने ये बोला था कि ये 2 8 1 है, इस 1 की वजह से ये रिएक्टिव है, ये 2 8 है, 8 की वजह से रिएक्टिव नहीं है। 8 होने के बाद, 8 होते ही वो इनर्ट गैस जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात है?
मैं यही मान रहा हूं आप 10th में हैं, ठीक है ना, 3-4 दिन ऐसे ही जाएंगे हम, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें कलेक्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। इसके आते ही इसका बिहेवियर चेंज हो गया। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम यहां आ रही है। अब क्वेश्चन आता है, जब बोरोन है, बोरोन मान लो 3 और एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग करता है, कुछ भी बॉन्ड बना लेता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन के साथ, तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता है। थर्ड ग्रुप के इस पूरे ग्रुप में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर अपने ऑक्टेट को फिनिश अप कर दे, नहीं करते ये लोग। यानी इनके केस में क्या खासियत रहती है, इनके ऑक्टेट का वैल्यू कभी अचीव नहीं होता। वी कॉल दिस एज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। लिटरेचर में ऐसा बोला जाता है कि ऑक्टेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब 8 की जगह 6 हो गया। आपने अंडरस्टूड? बात क्लियर है बिल्कुल? 8 की जगह 6 होना क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और ऐसा कौन सा ग्रुप करता है, थर्ड। आप कहेंगे फर्स्ट और सेकंड को क्यों नहीं बोला, फिर तो वहां भी तो यही हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने बेरिलियम लिया, बेरिलियम पे कितने डॉट लगाओगे, टेल मी फास्ट, 2। और मान लीजिए मैंने 2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लगाए, तो यहां क्यों नहीं हम इस तरह की बात देख रहे हैं? तो आंसर है कि ये वाले एलिमेंट्स मेनली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ये लोग शेयरिंग नहीं करते, ये लोग मोस्टली इलेक्ट्रॉन दे के फ्री हो जाते हैं, किसी के साथ जुड़े नहीं रहते। ये आयन की तरह किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन को नहीं रखते हैं। कितने लोगों को समझ में आया? इसलिए मोस्ट ऑफन हम यहां पर ये वर्ड नहीं यूज करते कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट है। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसा कंपाउंड किसी ने आपको दे दिया और पूछा अब क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे यस, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाया। Alright, so there is a scope, we can say there is contraction of octet with this group and these groups, but these groups do not form covalent bonds. Mostly they are making ionic bonds. So since they are making ionic bond, we are mainly concerned with only group 3. Group 3 elements show contraction of octet. Logically 2 और 1 को भी होना चाहिए, हम एक्सेप्ट भी करते हैं उसको। कितने लोग यहां तक क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट वन जो आपको ध्यान देना वो ये कि ये जो पार्ट है आपका, ये वाला, ठीक है, मैंने 2 बताए, एक तो ये बताया था और एक ये बताया। इस वाले एलिमेंट्स में एक रेस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि ये बॉन्डिंग में सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारे वैलेंसी के अंदर, वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पर उनके नीचे के जितने एलिमेंट हैं उन्हें जरूरत पड़ी तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमने फास्फोरस ले लिया सपोज, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स तक ले लेता है, 18 तक जा सकता है। सल्फर ले लिया तो वो भी 18 तक जा सकता है, राइट? तो इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है इनमें 8 का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी ये जो पूरा एरिया है it is free from that limitation of 8 electrons. They can expand. They can expand. कितने लोगों को समझ में आ गया? कौन एक्सपांड नहीं करेगा? इसके अंदर आप इससे भी शामिल कर लीजिए, ठीक है? दिस ऑल कैन एक्सपांड। कौन नहीं करेगा? सेकेंड रो एलिमेंट्स। सेकेंड रो एलिमेंट्स, फर्स्ट रो क्यों नहीं बोला है? फर्स्ट रो तो आपका ये है, सेकेंड रो आपका ये है। सेकेंड रो के जितने एलिमेंट्स हैं ये कभी भी 8 से ऊपर नहीं जाएंगे, ये फिक्स है, ठीक है? तो जो पेक्यूलर पॉइंट्स मैंने आपको बताया जरा रिकवर करिए। सबसे पहली बात, अच्छा एक और पॉइंट है, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन से कभी भी हम बॉन्ड की बात करेंगे तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सिर्फ 1, और कैपेसिटी कितनी है? 2 की। हाइड्रोजन इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन फॉर ऑक्टेट। हाइड्रोजन कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। तो जिन भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो ऑक्टेट की थ्योरी का वायलेशन कर देते हैं, ठीक है? मैंने अभी आपको कुछ भी सिखाया नहीं है, मैं सिर्फ कुछ कुछ बातें बोल रहा हूं बस, और डिसऑर्डर्ड मैनर में बोल रहा हूं, डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कुछ भी सीक्वेंशियली नहीं पढ़ाया अभी तक, पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद। मुझे कुछ चीजें अरेंज करनी हो, मैंने कर ली। अब क्वेश्चन पूछता हूं, ट्रू फॉल्स जल्दी से बताइए। ग्रुप 3 एलिमेंट्स आर एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। जल्दी से बताइए, ग्रुप 3 एलिमेंट्स आर एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट।
Well, contraction of octet is mainly exhibited by group 3 elements. True. Group 2 elements, in case if they form any covalent bond, are again exception for octet. Very good. There is one element which never forms octet. Hydrogen. Very good. There are most of p block elements which do not form. Sorry, मैं इसको वापस reframe कर रहा हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया. There are p block elements which are not restricted by 8 electrons. Most of the p block elements are not restricted by 8 electrons. True. Very good. अच्छा रेस्पॉन्स है अभी. मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक कौन हुए? ऊपर से सेकंड रो को हटा दीजिए तो सारे नीचे जितने हैं वो सब 8 से ज्यादा पे जा सकते हैं. ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखा रहा हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है. तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आप मुझे बताइए, अगर किसी बॉक्स में प्लस और माइनस चार्जेस साथ साथ रखे हों, इस बॉक्स में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो क्या होगा? क्या चार्ज आ जाएगा इस पे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. वेरी गुड. ये जो मैंने फर्स्ट केस आपको समझाया, दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर एन एटम. एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम होता है. केटायन जो होते हैं, केटायन में प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कम होती है. एक कम हो सकती है, दो कम हो सकती है. इट इज रिप्रेजेंटिंग ए केटायन. एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा होती है. ध्यान देना मेरी लैंग्वेज पे. एटम के केस में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू प्रोटॉन के इक्वल होती है. केटायन के केस में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू प्रोटॉन से कम होती है. एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू प्रोटॉन से ज्यादा होती है. देखिए, मैं इलेक्ट्रॉन को मैनिपुलेट कर रहा हूं, प्रोटॉन को नहीं कर रहा हूं. क्यों? आप न्यूक्लियस के एंटिटीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, चाहे वो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई और पार्टिकल. आप किसको डिस्टर्ब कर सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को. तो जो आपकी लैंग्वेज है वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन इक्वल है. इलेक्ट्रॉन इज द ओनली स्पीशीज विच इज मूविंग अप एंड डाउन, right? So tell me, if 2 electrons are excess, what will be resulted? Anion with 2 negative charge. If 2 electrons are deficient, what will be resulted? Good. ये आपको समझ में आ गया. अब certain methods हैं, मेथड के लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बहुत सारे मेथड्स हैं, 3 या 4 तरीके से इनको ड्रॉ किया जा सकता है. मोस्ट स्टैंडर्ड मेथड मैं बाद में बताऊंगा. पहले जो मेथड प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, मैं खुद के लिए यूज करता हूं, वो आपको बता रहा हूं, उसको सीखिए. वो ये है कि जब भी कोई फॉर्मूला आप देखें, जैसे मान लो मैंने CO3 2- का फॉर्मूला, इसको ड्रॉ करना है. जब भी कोई फॉर्मूला आप देखें, मुझे लगता है मुझे पहले सिंपल एग्जांपल से जाना चाहिए. वाटर का फॉर्मूला, वाटर का मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है. कितने लोग समझे? व्हाट इज इट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लाइंस होती हैं क्या? कितने लोग कहते हैं लाइंस होती है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कोई लाइंस नहीं होती है, सिर्फ डॉट्स ही होते हैं. अब जिनमें लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं? देखिए, ये है H2O. सुन लीजिए प्लीज जरा ध्यान से. पहले मैं आपको कम से कम ये तो बता दूं कौन सी चीज क्या है. ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ये तो है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. और ये है कूपर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि ये बनाना है, ये नहीं बनाना. मोस्टली बुक्स में आपको ये मिलता है, पर वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम पे नहीं होता है. ठीक है, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना होगा, वी विल राइट दिस वन, नॉट दिस. दिस इज कॉल्ड कूपर स्ट्रक्चर. 90% लैंग्वेज इस पे चलती है. ये शुरू में यूज हुआ था, बस साइंटिफिक वैल्यू है इसकी, बाकी कोई इसको आजकल ड्रॉ नहीं करता है, सब इसको ड्रॉ करते हैं.
राइट? हम भी इसी को ही करेंगे, पर शुरू में इसे सीख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो पहला काम यह है कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये दिया जाएगा, यहां से आपको इस जगह तक पहुंचना है, इस जगह तक पहुंचना है। ठीक है, तो पहला काम है लोकेट सेंट्रल एटम। इसका कुछ मेथड होता है, उससे हम सेंट्रल एटम को लोकेट कर सकते हैं। कुछ कुछ मेथड्स हैं। एक तरीका तो यह है कि आप ये देखिए जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है उसको बीच में रखिए। वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? उस एलिमेंट के हाथ। मेरे 2 हाथ है तो मैं किनसे दोस्ती कर लेता हूं, किनसे दोस्ती कर लेता हूं। मेरे 5 हाथ है, इनसे 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 सबसे दोस्ती कर ली। 15 हाथ है, आप बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर ली। कितने लोग समझे? जो सेंटर में है उसका काम क्या है? बाकी सारे पेरिफेरल एटम से दोस्ती करना, उससे बॉन्डिंग बनाना। तो जिसकी वैलेंसी हाईएस्ट है कोशिश करिए कि उसे सेंट्रल एटम की तरह आप यूज करें। ठीक है, अब इसको समझना इतना आसान काम नहीं है। तो फिर क्या करता है, हम एक दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। पहला तरीका तो मैंने क्या बताया, जिसकी हाईएस्ट वैलेंसी उसको यूज करिए। आप इसे यूज ना करना चाहें, दूसरा एक तरीका है, वो यह है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट उसे लीजिए सेंटर पे, या फिर जो लिस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसे लीजिए। लेकिन जब भी इसे आप चूज करोगे, हाइड्रोजन का एक्सेप्शन ध्यान रखना है, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है। अगर कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और कोई दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम बनेगा। राइट? अभी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं कहता हूं सेंट्रल एटम चूज करने के लिए PCl5, जैसे ये लिखा हुआ है, तो हम 2 वर्ड यूज करेंगे, सेंट्रल एटम एंड पेरिफेरल एटम। तो अब इसमें एक तो फास्फोरस है और एक क्लोरीन है। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। तो उसको आपको रखना है पेरिफेरी में, बाउंड्री पे, सरकमफ्रेंस पे। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है? फास्फोरस। कैसे पता चलता है? जो ये पीरियडिक टेबल है, इस पीरियडिक टेबल में अगर आप इस डायगोनल के अलोंग जाते हैं तो यू आर गोइंग इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दैट मीन्स, प्लीज सुनिए जरा, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरफ लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। कार्बन से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन ज्यादा है, आयोडीन से ब्रोमीन ज्यादा है, ब्रोमीन से क्लोरीन ज्यादा है, क्लोरीन से फ्लोरीन ज्यादा है। ऑलराइट? पीरियडिक टेबल में जब भी आप ऐसे मूव करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ऐसे मूव कर रहे हो तो भी बढ़ रही है, और इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। कितने लोग समझे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है उसे अपनी ओर खींचना, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कि कोई खींच रहा है तो उसे जाने देना कि जाओ। कितने लोग समझे इस बात को? तो अब अगर आप फास्फोरस और क्लोरीन को कंपेयर करोगे, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास, P और Cl। वेयर इज P? दिस इज P। वेयर इज Cl? दिस इज Cl। कौन सा उस तरफ है? Cl। कौन सा इस तरफ है? तो जो इस तरफ है उससे आप लोगे सेंट्रल एटम। So who is the central atom here? Phosphorus, this one. How many understood? तो सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के क्या क्या मेथड हो गए? पहला क्या बताया मैंने? जिसकी वैलेंसी बहुत ज्यादा हो। दूसरा क्या बताया? अगर हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट है, ओनली हाइड्रोजन और सेकंड एलिमेंट, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम रहेगा। तीसरा क्या बताया? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसे सेंट्रल एटम बनाना चाहिए। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? एक और रूल है जिससे आप जज कर सकते हो कि सेंट्रल एटम कौन होगा, वो ये है जिसकी साइज सबसे बड़ी हो, अक्सर वो सेंट्रल एटम होता है। साइज, साइज का मतलब समझ रहे हैं? एटम की साइज। इनकी साइज के बारे में कुछ अंदाज है आपको? तो बताइए, ऊपर से नीचे जाने पे साइज पे क्या फर्क पड़ता है? बढ़ता है। और लेफ्ट से राइट जाए तो कम होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो अब बताइए, फास्फोरस और क्लोरीन में अगर फास्फोरस इस साइज का है तो क्लोरीन कैसा होना चाहिए? उससे छोटा होगा। तो जो बड़ा है उसे होना चाहिए सेंट्रल एटम। ठीक है, तो मुझे रिवाइज करके बताइए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सेंट्रल एटम को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, मैक्सिमम वैलेंसी। सेकंड, अदर देन हाइड्रोजन। थर्ड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फोर्थ,
बिगेस्ट इन साइज, यस, बिगर साइज। 4 फैक्टर्स वहां पे हैं, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहां मेंशन कर देता हूं, आप नोट कर सकते हैं, मतलब अभी नहीं, बाद में। फर्स्ट मैंने बताया आपको मैक्सिमम वैलेंसी, सेकंड मैंने बताया अदर देन हाइड्रोजन, इफ इट इज अ बाइनरी कंपाउंड। यू नो व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड? which possess only 2 elements. One is hydrogen, other is something else. Binary means which possess only 2 elements. That's it. But if it is binary compound of hydrogen, then other than hydrogen, whichever is present would be the central atom. Hope you're getting it. Third one. Third मैंने क्या बताया? Electropositive. Electropositive means less electronegative. Fourth क्या बताया? Bigger size. These all are the indicators that you are selecting a central atom, right? तो पहला काम यह है कि आप सेंट्रल एटम चूज करिए। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ बना रहा हूँ, फॉस्फोरस को सेंट्रल एटम PCl5 बना रहा हूँ, सपोज वाटर बना रहा हूँ, तो दोनों के लिए शो कर रहा हूँ। फॉस्फोरस मेरा सेंट्रल एटम है, यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम। कैसे पता चला? फॉस्फोरस का पता कैसे चला? साइज से या लेस इलेक्ट्रॉनिक से। और O का पता कैसे चला? हाइड्रोजन का बाइनरी कंपाउंड है, इसलिए O को हमने सेंट्रल एटम बना। अब बता सकते हैं NH3 में कौन सेंट्रल एटम होना चाहिए? हाइड्रोजन। वेरी सिंपल। तो कोई कोई एक रूल लगेगा, अब कौन सा लगेगा वो आपको सोचना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब क्या करना आपको? सेकंड रूल यह है कि उसके जितने ग्रुप नंबर है उसके इक्वल नंबर्स में डॉट उसके सराउंडिंग में लगा दीजिए। तो जैसे अभी मुझे यहाँ पे 5 डॉट्स लगाने, तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अरेंज कर रहा हूं, 2 3 5 डॉट्स। क्यों? फॉस्फोरस 5th ग्रुप में है इसलिए। ओके, अब मुझे बताइए ऑक्सीजन पे कितने डॉट लगाने चाहिए? ठीक है, कितने लोग क्लियर है? गुड। नेक्स्ट, ये करने के बाद जो पेरिफेरल एटम्स हैं उनको भी उनके जितने डॉट्स हैं उसके साथ चारों तरफ जमा दीजिए। जैसे PCl5 में क्लोरीन है, कितने पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स है उसमें? पेरिफेरल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। उसका ग्रुप नंबर देखो, आपको दिख जाएगा 7। तो मुझे यहाँ पे क्लोरीन के 5 एटम्स लेने का ऑर्डर है और उन हर 5 एटम्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दीज आर हियर। मैंने अभी तक 1 2 3 4 5 Cl बना लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था? लोकेट द सेंट्रल एटम। दूसरा स्टेप क्या है? सेंट्रल एटम पे जितने डॉट्स हैं ग्रुप नंबर के इक्वल उन्हें लगा दीजिए। तीसरा स्टेप क्या है? पेरिफेरल एटम्स को चारों तरफ जमा दीजिए उनके डॉट्स के साथ। अब चौथा स्टेप यह है कि आप उनके बीच में सभी एटम को पहले सेंट्रल एटम से कनेक्ट करो, और कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक बॉन्ड यूज करोगे, सिंगल लाइन, ठीक है। तो ज्वाइन करिए जरा, ये एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। आपको मालूम है सिग्मा बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। मैं सोचता हूं इतना आपको आता है। ये शेयरिंग किया, ये शेयरिंग किया, ये किया, ये किया। हाउ मेनी अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम इसमें? यहां भी मैं वैसे ही करूंगा। देखिए ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिए। पेरिफेरल कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1। यहां लिया हाइड्रोजन, उसमें कितने? 1। अब मेरा काम है सेंट्रल को पेरिफेरल से एटलीस्ट एक बॉन्ड से तो जोड़ूं, वो मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब इस स्टेप पे आने के बाद आपको एक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वो टेस्टिंग ये है कि सेंट्रल एटम के 8 कंप्लीट हुए क्या, चेक करिए आप, हुए क्या। दूसरा काम है पेरिफेरल के 8 कंप्लीट हुए क्या, ठीक है। हाँ, अगर आंसर यस आ गया तो आपको यहां रुक जाना, इसके आगे नहीं जाना। और आंसर अगर नो आ जाता है तो फिर आपको यह सोचना पड़ेगा कि इन्हें 8 करने के लिए मेरे पास 3 स्टेप्स हैं जिन्हें मैं चूज करूं। पहली स्टेप है कि मल्टीपल बॉन्ड बनवाऊं। दूसरा स्टेप है कि मैं उसे केटायन में कन्वर्ट करूं। तीसरा स्टेप है मैं कि उसे एनायन में कन्वर्ट करूं, ठीक है। अब जरा लुईस को हम शुरू से सुनते हैं क्या है। पहले सीधे बैठो, जरा सभी लोग सीधे बैठो। हैव फेथ इन मी।
अगर वो चीज सिखा रहा हूं तो आप सीखोगे, वरना मेरा मेहनत करने का क्या मतलब। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करना है, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या करना है, सेंट्रल में उसके ग्रुप नंबर के इक्वल डॉट्स लगा देने। तीसरा क्या करना है, पेरिफेरल को भी लिख के उसके इक्वल नंबर डॉट्स लगा देने। चौथा स्टेप क्या है, उनके बीच में एक एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी सिंगल बॉन्ड बनाना है। कनेक्ट नहीं करोगे तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो हमने वहां तक कर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये एलिमेंट सेटिस्फाइड है या नहीं। तो शुरुआत करेंगे सेंट्रल एटम से कि इसके 8 पूरे हो रहे नहीं हो रहे, पेरिफेरल के 8 पूरे हो रहे नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं दोनों ही, यानी सेंट्रल के भी 8 पूरे हो गए, पेरिफेरल के भी 8 पूरे हो गए, तो आपका काम यहां खत्म हो गया, यू हैव फिनिश्ड द जॉब। लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो फिर आपको 3 स्टेप में से कोई एक स्टेप लेना पड़ेगा, या एक से ज्यादा स्टेप लेना पड़ेगा। वो ये कि आप मल्टीपल बॉन्ड ड्रॉ करिए जिससे उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। ठीक है, दूसरा यह है कि आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाइए, यानी उसे एनायन में कन्वर्ट करिए। तीसरा यह है कि आप उसको कैटायन में कन्वर्ट करिए। कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, राइट। तो मैं उसके 1 या 2 एग्जांपल्स ले रहा हूं जहां से आपको यह बात समझ में आएगी। लेट अस स्टार्ट दैट। हमें बनाना है NH4+। स्टेप 1 जल्दी से बताइए, सेंट्रल एटम कौन है, हाउ मेनी डॉट्स, वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप इज ओवर। सेकेंड स्टेप, what are the peripheral atoms, hydrogen, and how many hydrogens, and how many dots are there with hydrogen. What is the next step then, step number 3? I have to connect these electrons to make sigma bonds. That means I have to form a sigma bond, at least one bond among all these. तो ये मैंने स्टेप नंबर 3 कर लिया। स्टेप नंबर 4, नाउ चेक अबाउट 8 विद द सेंट्रल एटम। 1 2, मतलब आपको ये पूरा रेडियस लेना पड़ेगा, पूरा सर्कल बनाना पड़ेगा। नाउ चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट इज अ प्रॉब्लम, 8 नहीं हुआ पूरा, 8 से ज्यादा हो गया, एक्सीड हो गया। विद केस ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है 2 ही रखना है, कितने लोग जानते हैं, अभी कई देर से बता रहा हूं मैं। विद केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाइड। ठीक है क्या, लेकिन नाइट्रोजन के साथ 8 पूरे हो रहे हैं, तो मुझे क्या ऑप्शन लेना है, मल्टीपल बॉन्ड बनाना है, कैटायन बनाना है, एनायन बनाना है। एग्जैक्टली ये जो प्रोसीजर फॉलो किया था ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो एज सून एज आई रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, इसको खींच के मैं बाहर ले आया हूं, तो इस पूरे सिस्टम पे क्या चार्ज आ जाएगा, so you place a plus charge. So this is how I finish the Lewis dot structure for ammonium ion. Is that clear? Good. अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिसमें ये देखते हैं कि कैसे नेगेटिव आयंस बन सकते हैं। ये कोई मतलब ये एक नहीं, हमें कम से कम इससे 50 एग्जाम्पल करने पड़े, तब जाके आपकी मास्टरी आएगी। लेकिन मैं एग्जिबिट कर रहा हूं आपको करना कैसे। ठीक, मान लीजिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, CO2। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट शुड बी द सेंट्रल एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन, व्हाट आर द पेरिफेरल एटम्स, हाउ मेनी डॉट्स, इस 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कुछ बुराई लग रही है, अभी भी 4 ही है वो। नाउ फर्स्ट थिंग, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो। अब मैं चेक करना चाहूंगा कि इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, लग रहा है आपको। हाँ, इसको काउंट कैसे करना चाहिए वो देखिए। सर्कल हम लास्ट में बना सकते हैं, बीच में सर्कल बनाने जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे मैंने अभी बनाया, काउंटिंग गलत हो गई।
ठीक है, कैसे काउंट करेंगे देखना। जितनी डॉट्स उस पे हैं उसके खुद के हैं वो तो गिनो, और लाइंस में जो लाइन का मतलब है ये दोनों कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने का मतलब नाउ दिस विल बी द पार्ट ऑफ कार्बन ऑल्सो। तो अब गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस 5, पार्ट ऑफ दिस 6 हो पाए इसमें अभी तक, 8 नहीं हुए। कितने स्टूडेंट को समझ में आया? अब बताइए मुझे 8 करना है, मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाऊं, कैटायन बनाऊं, एनायन बनाऊं। मल्टीपल बॉन्ड का मैं बताता हूं, अब तो मेरे से आगे चले गए। मल्टीपल बॉन्ड का ऑप्शन, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इट्स गुड, ठीक है। आप लोग हंस भी रहे हो, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। हंसी तभी आएगी व्हेन यू आर लर्निंग। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा तो हंस कैसे सकते हो? हंस सकते हो क्या? तो वो तो फिर कुछ डिजीज होगी तो हो सकता है। अगर ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली प्रॉब्लम है ये सेंट्रल एटम के साथ साथ पेरिफेरल में भी हो रही है, देन यू शुड थिंक अबाउट ए मल्टीपल बॉन्ड। समझ में आ गया? एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। तो जैसे ही मैंने ये शेयरिंग कराई, ये कार्बन पे भी बढ़ गया है, 7th इलेक्ट्रॉन आ गया, और ऑक्सीजन के 8 हो गए पूरे। आप चेक कर लो चाहो तो, 1 2 3 4, और इस लाइन में 2 थे, 6, 4 के बाद 6, और ये 7 8, इस 8 के तो पूरे हो गए। मैं इसका सर्कल बना के इसको लॉक कर देता हूं। अब मुझे यहां भी ठीक इसी तरीके से अगर ये इनके साथ शेयरिंग करा दूं, मल्टीपल बॉन्ड बना दूं, तो इस ऑक्सीजन का भी सर्कल पूरा हो गया। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच वाले कार्बन पे क्या करना चाहिए? यस, अब इसका सर्कल मैं ऐसे बनाऊंगा। तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स जो बनाए हैं इसने ऑक्सीजन को सेटिस्फाई किया, कार्बन को भी सेटिस्फाई किया। सो मल्टीपल बॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू हैव टू complete the octet for both peripheral and the central atom. Then you will draw the multiple bonds. Should I repeat? No. अब पूरे 8 8 8 सब में है तो मेरा प्रोसेस यहां फिनिश हो गया, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। एक और मल्टीपल का एग्जांपल देता हूं, देखिए। टफ लग रहा है क्या आपको? इजी है, राइट। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, मुझे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। हाइड्रोजन साइनाइड आप जानते हैं क्या होता है? ये पॉइजन होता है, टॉक्सिक गैसेस है, आपकी नर्व्स पे अटैक करती हैं, और जो सिग्नलिंग होती है ब्रेन से, ब्रेन पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो सिग्नल भेजता है ये करो वो करो, मूवमेंट्स के लिए, मसल्स को मूव करने के लिए ऑर्डर करता है, थिंकिंग प्रोसेस को ऑर्डर करता है, वो सारी चीजें रुक जाती हैं। साइनाइड लिगेंड्स हैं, वो जाके उस नर्व्स में इस तरह से ऐड होती है कि वो जो आयंस का फ्लक्चुएशन होता है जिससे करंट फ्लो होता है उसको रोक देता है। साइनाइड इज वेरी टॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस। जो स्नेक्स बाइट होती है, स्नेक्स की जो वेनम है उसमें भी मेनली साइनाइड्स होती है। वो साइनाइड्स उसको नर्व्स की जो इंपल्स है उसको रोकती। कुछ साइनाइड्स, ऐसा नहीं कि पूरा साइनाइड ही उसका वेनम अलग फॉर्मूला होता है उसका, पर उसमें साइनाइड्स की प्रेजेंस रहती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स हैं विच कैन थ्रो हाइड्रोजन साइनाइड गैस फ्रॉम देयर माउथ। आपके सामने आए, आपके मुंह पे एकदम कुछ गैस छोड़ देंगे, आपको एकदम झटका लगेगा। समझ में आया? तो हाइड्रोजन साइनाइड इज ए डेंजरस गैस। तो इसके बारे में हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहली बात बताइए, इसमें सेंट्रल एटम किसको होना चाहिए? वेरी गुड, वाई कार्बन? बिकॉज इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, माई चॉइस इज दैट। बहुत क्लियरली दिख रहा है, और साइज वाइज भी वो सबसे बड़ी साइज का है। गुड। सेकेंड वन इज नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे कितने होने चाहिए? 5। अब ऑब्वियसली ये सब बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन पे 1। पहला काम है एक एक बॉन्ड तो सबको दीजिए। तो मान लो आपके घर में आप और आपके ब्रदर सिस्टर सब लोग मिला के करीब 6-7 लोग हो गए, 6-7 भाई बहन है। एक ही पेरेंट के भी हो सकते हैं या कजिन के भी हो सकते हैं, कजिन भी आ गए मान लो। आजकल तो एक फैमिली में ऐसा होता नहीं है, कजिन्स आ गए मान लो, ठीक है। और आपकी मदर सबको बैठाए हुए डाइनिंग टेबल पे, नाउ शी इज गोइंग टू सर्व। तो क्या करेगी? पहला जो बच्चा बैठा उसी को एक चपाती, दूसरी, तीसरी, चौथी, बाकी सब लोग बैठे हुए। ऐसा होता है क्या? क्या होता है? 1 हियर, देन नेक्स्ट, देन थर्ड, देन एक एक सबको, फिर अगले राउंड में नेक्स्ट आ जाएगा।
वही काम आपको यहां करना है। आपको एटलीस्ट एक बॉन्ड तो सबके साथ जोड़ना है, वरना जुड़े कैसे रहेंगे। How many understood? Right? Now count. How many electrons are with carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, but not 8. नाइट्रोजन काउंट करके दिखाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? प्रॉब्लम है इसमें, है ना? तो क्या कर सकते हैं, देखो, we can give this electron with the nitrogen. So now this has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 हुए, अभी 8 नहीं हुआ। क्या करें? एक और मल्टीपल बॉन्ड बना देते हैं कार्बन के साथ। How many understood? Every multiple bond adds an extra electron. वापिस देखिए जरा इसको, मैं इसे दोबारा बनाना चाहता हूं। Look here, this is carbon. Now this has 1, 2, 3, 4 electrons. This is nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5 electrons. This is hydrogen, 1 electron. First I have made this. जब भी एक लाइन बनाओगे उसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। कार्बन के साथ 4 के अलावा 5 हो गए, अभी 6 हो गए, कार्बन पे 6 हो गए। अब कार्बन के पास 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है मेनली, या तो बाहर के इलेक्ट्रॉन रिसीव करें या फिर शेयरिंग करा के मल्टीपल बॉन्ड बना के अपने नंबर्स को बढ़ाए। तो पहले वो कोशिश करेगा, पेरिफेरल से पूछेगा भाई तुम्हारी क्या पोजीशन है। नाइट्रोजन कहता है मेरे भी अभी 8 पूरे नहीं हुए, देन इट विल गो फॉर शेयरिंग। अगर वो कहता है कि नहीं मेरे पूरे हो गए, तुम जानो तुम्हें क्या करना है, देन इट विल गो फॉर आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, सो राइट नाउ इट हैज 6, सो टेल मी हियर व्हाट इट शुड बी। 7। हर लाइन बनाते ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक तो उसका खुद का है, एक बाहर से आएगा। 7, नाउ 8। ठीक है, अब आप इसका ऑक्टेट लॉक कर दीजिए इस तरीके से, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के। होप यू आर गेटिंग। कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए था, ये 2 हो गए, ये उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। रीजनेबल है, हर चीज का कारण है। मल्टीपल बॉन्ड बताइए क्यों बनेगा जब पेरिफेरल एटम भी इनकम्प्लीट होगा, तो व्हाट इज द रीजन? जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनाओगे, जो भी शेयरिंग मेंबर्स हैं उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो अगर पेरिफेरल एटम के ऑलरेडी 8 है और मैं मल्टीपल बना रहा हूं, तो उसके 8 की बजाय क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए, तो वो भी ऑलरेडी डेफिशिएंट होगा तो ही मल्टीपल बना सकता हूं। ये बात कितने लोगों को रीजनेबल लग रही है? सही है ना? गुड। अब हम एक एनायन वाला केस देखते हैं कि वो कैसे बन सकता है। सी दिस OH नेगेटिव, इसे बनाना है। Obviously I should assume O as the central atom. It's a binary structure, one with hydrogen. तो binary with hydrogen हो तो क्या करना पड़ेगा? Other element जो other than hydrogen would be the central atom. So oxygen बताइए कितने? 1, 2, 3, 4. Central atom is O. What is the next one? Hydrogen is the peripheral. मैंने यहां रखा peripheral. अब पहला काम क्या करना चाहिए? Very good. There must be a sigma bond. By doing so, whenever I draw a line, I am going to add an extra electron. So oxygen were having 6, now this is the 7th electron that is added. And what's about hydrogen? 2, it is fully satisfied. But there is a problem with O. Now it is again knocking hydrogen. Can we make a double bond? What will be the answer of hydrogen? No, I cannot make that. So oxygen has to wait for external electron. कहीं बाहर से electron आएगा तो. So I will give an external electron, but this will be the case. So as soon as I add an electron, this will get a negative charge, and that will be the Lewis dot structure for OH negative. ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, ये एक्चुअली आंसर में नहीं आना चाहिए। ये क्या काउंटिंग का प्रोसीजर है। मैंने कहा था ना ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये नहीं है। तो ये लाइन सिर्फ प्रोसीजर का पार्ट है, इसे हमें दिखाना नहीं है। अब CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो लाइन दिखाना नहीं है मेरे को। स्टैंडर्ड केमिस्ट्री नोटेशन जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
होप यू आर गेटिंग इट। कितने लोगों को समझ में आ गया? तो अब मैं समझता हूं कुछ लिख लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स पे जाएंगे। जो मैंने लिखा है इसको लिख सकते हैं। Which are really important. I mean, they have some extra components in them. So we have to draw the Lewis dot structure for nitrate ion, NO3 minus ion. You know nitrate ions, they are always soluble in water. Nitrate ions are one such examples that you join anybody to this nitrate, like sodium nitrate, potassium nitrate, HNO3, any kind of nitrate will always be water soluble. ठीक है, क्लियर इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अर्थ में नाइट्रेट इतने इजीली नहीं मिलते हैं। कैन यू टेल व्हाई? दे आर सॉल्युबल। सो व्हाट हैपेंस? द रेन वॉशेस दिस नाइट्रेट सॉल्ट्स एंड टेक देम इनटू द सी। तो अर्थ में नाइट्रेट कम मिलते हैं, तो पूरे घुल जाते हैं इसलिए। सो दैट possess one anion, that is nitrate anion. So let's see that how this Lewis dot structure can be drawn for this nitrate anion. Okay, tell me the steps. First step, what is that? Select the central atom, that is nitrogen. How many electrons should I place? 5. These are the 5. Then take the oxygen. How many electrons I should place around oxygen? 6. Likewise, the next oxygen also has 6 electrons in it. And there is no doubt I can take one more oxygen, that is 2 with the 6 electrons. I have done basic arrangement of the atoms. Now, with this I will draw one 7th electron in the nitrogen. Are you getting it? But the first thing is that I have to connect each of these atoms so that they can become the part of molecule. तो पहला काम तो मैंने ये कर दिया। अब मुझे काउंट करके देखना प्रॉब्लम कुछ हो रही है क्या। चेक करिए जरा। 1 2 3 4 5. Okay, let me count them. This is 1 2 3 4 and 5. These are the 5 natural electrons, the native electrons of nitrogen. This is the 6th electron which nitrogen will be getting. This is the 7th electron nitrogen will be getting. This is the 8th electron. That means nitrogen is finished over here. How many understood? Now let's talk to this oxygen, that what you will be doing. It says that I have 6 electron, I got the 7th. इसके 1 2 3 4 5 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 बनाना है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फोर्स करता है कि भैया आप मेरे से एक तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लो, एक डबल बॉन्ड तो बना लो, मल्टीपल बॉन्ड। बट बाय डूइंग सो देयर विल बी ए प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? नाइट्रोजन विल एक्सपांड इट्स ऑक्टेट। तो अब उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं हम? इसका एक इलेक्ट्रॉन हमें खींच के बाहर ले जाना पड़ेगा। इसको हम बाहर ले जाते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? इसको बाहर ले जाते ही इसकी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। तो मैं इसे हटा देता हूं। देखो अब ये इसका 8th इलेक्ट्रॉन हो गया। वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर रखा हुआ है मैं उसका यूज करना चाहता हूं। बताइए कहां कर सकता हूं? I can give this to this oxygen. Agree?
So I will give this electron to this oxygen. It will be the 8th electron for oxygen. But there is a problem then again. ये जो ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन का, अब ये काउंटिंग मत देखिए आप, काउंटिंग क्योंकि अब मीनिंगलेस हो गई. हम अब ऑक्सीजन की काउंटिंग कर रहे हैं. यस, ये जो ऑक्सीजन है इस पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. सो आई एम गोइंग टू गिव वन 8th इलेक्ट्रॉन हियर. कितने लोग एग्री कर रहे हैं? अब मुझे ये बताओ कि मैंने इलेक्ट्रॉन हटाया कहां से था, तो उस पर क्या चार्ज देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पे जोड़ा था मैंने? यहां क्या चार्ज देना पड़ेगा? और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां दिया था मैंने? वहां क्या देना पड़ेगा? पर अब आपको लगेगा ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया, दो दो माइनस लगा रखें. बट डोंट फॉरगेट दैट देयर इज ए प्लस टू कैंसिल वन माइनस and only one extra minus exists. So this whole structure will have only one resultant negative charge. कितने बच्चों को समझ में आ गया? परफेक्टली. मैं इसे दोबारा बना के दिखाता हूं, आप उसे दोबारा देखिए. नाइट्रेट का एनायन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना रियली टफ होता है. ये इजी नहीं था क्वेश्चन. आई विल रैंक दिस एज ए टफ क्वेश्चन. अगर मैं 100 बच्चों को पूछूंगा तो उसमें से मुश्किल से 3 या 4 बना सकते हैं इसको, बाकी लोग नहीं बना सकते. तो इसे हम दोबारा बनाते हैं. ठीक है, लेट्स रिपीट इट. कम ऑन, बताइए सेंटर में कौन होना चाहिए? 5 डॉट्स. ऑक्सीजन रखिए, दूसरा ऑक्सीजन रखिए, तीसरा ऑक्सीजन रखिए. पहला काम क्या होगा? सबका एक एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक एक बॉन्ड बनवा लेना. वो बना लिया. अब एक ऑक्सीजन क्या चाहेगा? शेयर करके मैं डबल बना लूं. जैसे वो डबल बना लेता है, नाइट्रोजन अलाउ तो करेगा, पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए. काउंट करिए, 1 2 3 4. दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 and this line is 9th. तो अब ये क्या करेगा? एक को कम करेगा, इसको कहेगा तुम जाओ. इसको जैसे ही वो कम करता है तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस. और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या कहेगा? इसके पास आ जाएगा, बोलेगा मुझे रख लो आप. ये रख लेगा. इसको 8 करने थे, इसके आउट 8 हो गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 और ये शेयर्ड 8. एग्री कर रहे हैं? और उसी वक्त मुझे इस पे क्या चार्ज लगा देना चाहिए? न माइनस. अब यहां सोचिए यहां क्या करना है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या करें? इसके पास तो 7 ही है, काउंट करिए 6 ये और 7. बाहर का एक इलेक्ट्रॉन मैं और दे देता हूं इसको, तब इस पे क्या रखूंगा? माइनस. अब ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर हो गया? ये प्लस माइनस माइनस, एक माइनस एक्सेस है. सो इट इज द नाइट्रेट आयन. कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? गुड. तो आप इसको लिख लीजिए एक बार. कि कितने लोग थक रहे हैं अभी? कितने लोग एनर्जेटिक है अभी भी? वेरी गुड. तो एक और टफ क्वेश्चन करते हैं, वो इसी का एक्सटेंशन है, इसी का डेरिवेटिव है वो. दैट इज HNO3. इसका हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, कैन यू गेस व्हाट शुड बी द सेंट्रल एटम? सबको क्लियर है बिल्कुल? वेरी गुड.
तो मैं नाइट्रोजन ड्रॉ करता हूं और इसके 5 इलेक्ट्रॉन को दिखा देता हूं। ठीक है, अब आप गेस करिए कि O को कैसे अरेंज होना है। इसके चारों तरफ मैं O अरेंज करूं और H को भी करूं। ठीक है, O को करके देखते हैं। और H को मैं यहां रख रहा हूं, मुझे H के बारे में अभी पता नहीं करना क्या है, मैं फिलहाल H को यहां रख रहा हूं उसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। कैसे? एक एक बॉन्ड सबका बना लेते हैं। यहां थॉट आ रहा है कि क्यों नहीं मैं इस H का भी एक बना लूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूं, क्योंकि मैं हिट एंड ट्रायल से ही कर पाऊंगा इसको भी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? एज पर रूल, क्योंकि सेंट्रल एटम N है, O पेरिफेरल एटम है, सो डोंट वरी ऑन दैट। मैं H को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूं। नाइट्रेट में मैंने इसका एक डबल बॉन्ड बनवा के इस O को सेटिस्फाई कर दिया था, यहां भी कर देता हूं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? नेचुरली यही जाएगा थॉट। फिर मुझे क्या करना चाहिए, इस O को जैसे ही मैंने ये डबल बॉन्ड बनाया, ये वाला इलेक्ट्रॉन गड़बड़ हो गया। कौन सा? ये एक्सेस हो गया। इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, इसको दूसरे O पे शिफ्ट कर देता हूं, तो दोनों का काम हो गया। इसके 8 हो गए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से इसको प्लस चार्ज देना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहां जाने के बाद जब इस पे जुड़ेगा तो इसके भी 8 हो गए और इसको माइनस देना पड़ेगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? अब सवाल आता है कि इस ऑक्सीजन का क्या करें, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, क्यों नहीं हम इस हाइड्रोजन को इसके साथ बॉन्ड कर लें, है ना? तो हाइड्रोजन का काम भी हो गया और ऑक्सीजन का भी हो गया। टेल मी, अब मुझे बता HNO3 का नेट चार्ज क्या होना चाहिए? क्यों, नाइट्रोजन पे तो प्लस है। यस, ऑक्सीजन का माइनस उसे कैंसिल कर दे। सो HNO3 हैज नो चार्ज ऑन दैट, इट्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस। इसे लिख लीजिए आप। नोट कर लिया होगा? नहीं किया? दोबारा बनूं? आप लोग की स्पीड कम है, इट मीन्स। चलिए मैं दोबारा बना देता हूं अगर जरूरत है तो। This will be HNO3. Hope it's clear. Right. अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूं। क्वेश्चन मेरे कंप्लीट नहीं हुए, कल मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है। लिख लिया ना आपने? रीजन क्या है कि मेरे पास ये सारी स्लाइड्स है जिनके मुझे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनवाने रहेंगे। देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स विच वी हैव टू ड्रॉ। अब चाहे तो मैं एक और मॉलिक्यूल करवा देता हूं, फिर मैं आपको कुछ लिखवाता हूं। I3 माइनस, इसका हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। I3 माइनस, हाउ कैन वी ड्रॉ दिस? कोई गेस करेंगे? अब मैं आपको एक मेथड एक्स्ट्रा सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? उस पर ध्यान देना, मतलब मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। वो ये है कि जब भी आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ सेट ऑफ एटम्स एंड चार्जेस। मैं कैसे बनाऊंगा देखो, I को 3 बार लिखूंगा, ये 3 डिस्टिंक्ट एटम्स का ग्रुप है, ठीक है? और क्या है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैं उसको लिखूंगा
एड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ऐसा मुझे एक सेट बनाना पड़ेगा, इस सेट को ऑपरेट करूंगा फिर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे NH4 प्लस का सेट बना के बता सकते हैं? क्या होगा? N यस, नॉट एड इलेक्ट्रॉन, रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये इसका सेट बनेगा। तो जैसे जैसे हम टफर एग्जांपल्स पे जाएंगे हम इसको सेट बना के सॉल्व करेंगे। एग्री? चलिए अब इससे बात करते हैं I3 माइनस। I3 माइनस में मैं किसी भी एक आई को, क्योंकि तीनों आई एक जैसे ही हैं, किसी भी एक आई को सेंट्रल एटम एज्यूम कर लूंगा, ये रहा। अब इसके अबाउट मुझे बनाने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के 7th ग्रुप में। क्या करूंगा? 2 नेबरिंग आयोडीन को लूंगा, उनमें भी होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक और आयोडीन लिया, वो भी होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? एक एक बॉन्ड तो बनवाना ही है, वरना बॉन्ड कैसे होगा, कनेक्ट कैसे होगा? सिग्मा बॉन्ड तो मैंने बना दिया। अब इसके बाद मैं पेरिफेरल को चेक करता हूं, इस आई को, तो ये कहता है मेरे 8 तो पूरे हो गए ना। इसको कहता हूं, ये भी कहता है मेरे 8 पूरे हो गए। तो ये दोनों आयोडीन तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। अब बीच वाले आयोडीन को हमें कहना पड़ेगा कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करो, क्योंकि मुझे ऐड इलेक्ट्रॉन का ऑपरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉन किसको ऐड करूं? इसके 8 पूरे हो गए, ये मना करता है नहीं, ये मना करता है नहीं। तो जो सेंट्रल आयोडीन है उसके साथ ऑलरेडी एक दिक्कत हो गई, आप देखिए जरा ध्यान से क्या दिक्कत है। यस, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन आई विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन। इस पे 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसको ऑक्टेट पे कैसे रखा जाए? एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है नहीं, आप तो ऐड करो। अब ये जो डेडलॉक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ रहा है, नेगेटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ रहा है, दोनों तो एक साथ सॉल्व होगा नहीं। यहां पे सॉल्यूशन हमें देना पड़ेगा कि सेंट्रल आयोडीन ऐसी कंडीशन में अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर लेगा। और आपको याद है पीरियोडिक टेबल में मैंने जस्ट अभी ड्रॉ करके एक बात बोली थी आपको, क्या बोली थी? कि पी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट सेकेंड रो को छोड़ दीजिए, ये क्या करते हैं? यस, दे कीप मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 पे जा सकते हैं, 18 तक जा सकते हैं। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करता है? ऐड इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ले लेगा, ये इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कितने लोग समझे? परफेक्ट। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर रहेगा पूरा। शुड आई रिपीट? कैन यू टेल मी हाउ यू विल ड्रॉ I3 प्लस? कहां से? सेंट्रल आयोडीन से। वेरी गुड गैस, एंड दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब मुझे बताइए I3 माइनस और I3 प्लस को कंपेयर किया जाए तो क्या किसी भी केस में एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट हो सकता है? I3 प्लस में हो सकता है, I3 प्लस में नहीं होगा। क्यों? वो 9 थे, एक इलेक्ट्रॉन हटा के हमने उसे क्या कर दिया था? 8। समझ में नहीं आ रही बात? आ रही है। और I3 माइनस के केस में 10 कर दिया, तो एक्सपांड कहां हुआ वो? I3 माइनस। अब मान लो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाए, I3 minus and I3 plus if together studied, how many I atoms will expand its octet? Very good, that is the correct answer. बस ठीक है, अच्छा सीख रहे हो, गुड। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैं एक साथ इसको हैंडल करके नहीं बिगाड़ूंगा, मैं इसे कल लूंगा सारे केसेस को। ठीक है, खूब सारे हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुझे जो लिखवाना है मैं लिखवा रहा हूं, अब जल्दी से लिखिए। ठीक है, फर्स्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। First point, Lewis dot structure is produced in
प्रोड्यूस्ड एज करिए, प्रोड्यूस्ड एज अ टू डायमेंशनल arrangement of electrons, as a two-dimensional arrangement of electrons. It is on a piece of paper or on a plane. It is on a piece of paper or on a plane. Second point, Lewis dot structure does not represent three-dimensional structure of the molecule. Lewis dot structure does not represent three-dimensional structure of the molecule. ये 3D structure नहीं बताता है. Okay. Third point, Lewis dot structure mainly explains connectivity between the atoms, bond order, connectivity between the atoms, comma, bond order, that is double bond or triple bond, comma, resonance, next point, the main function of Lewis dot structure, fourth point, the main function of Lewis dot structure is to generate distribution of valence electrons around the atoms. Next point, Lewis dot structure applies the octet rule Lewis dot structure applies the octet rule, which assumes that atoms tend to occupy 8 electrons right in bracket S2p6 configuration, 8 electrons S2p6 configuration. Then next rule, exception to the octet are beryllium, boron, hydrogen containing compounds, odd electron compounds are available. Next heading डालिए, how to draw Lewis dot structure. First point लिखिए, count the total number of valence electrons. Count the total number of valence electrons needed to account for the atoms based on the column of the atom in periodic table. Based on the column of the atom in the periodic table. Apart from this,
add one extra electron. Apart from this, add one extra electron for each negative charge and subtract one electron for each positive charge. Next one, second point, draw the framework with single bonds. Draw the framework with single bonds. Third point, complete the total number of electron by removing an electron for positive charge, comma, adding an electron for negative charge, or using multiple bonds to complete the octet of central and peripheral atoms. ठीक है, आप घर जाके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप बदल भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या करना है, बस क्लास फिनिश होने जा रही है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वो आप करके लाइए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के लिए फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सही करना है जो मैं बोल रहा हूं कि इन फॉर्मूलों के पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे। ठीक है, बना के लेके आएंगे क्लास में और हम इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ गलत हो रहा होगा होने दीजिए, कुछ हो रहा होगा करेक्ट होने दीजिए, आपको उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना सही हो अच्छी बात है। कुछ चीजें होंगी प्रॉब्लमेटिक होंगी तो डोंट बॉदर फॉर देम बिकॉज वी हैव नॉट लर्न 100%। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी विल फॉलो। ठीक है, कल ये करने के बाद ये एक्सरसाइज में कहूंगा आपको करो, फिर मैं क्या करूंगा सुनिए प्लीज, आगे क्या करूंगा वो आपको बता रहा हूं। एक बार जब आपको सारे ये बनाने करेक्टली आ गए, कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हमारी थ्योरी क्या है, कई लोग क्या करते हैं, मास्टर ऑफ वन जैक ऑफ ऑल, सुना है आपने ये? और कई लोग क्या करते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। ठीक है, और कई लोग क्या करते हैं, मास्टर ऑफ ऑल। ये अगर आपका मास्टर हो गया तो ये सब पे मास्टरी आ जाएगी, ये इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं, लिखित में दे सकता हूं। समझ में आ गया? और ये वीक हो गया तो ये सब गया, ये कुछ कुछ सही होंगे, पार्शियली सब करेक्ट होगा। तो इस पे मास्टरी लेने के लिए जब तक हमें एफर्ट करना है वी विल डू, वंस इट इज 100% क्लियर, ये सब अपने आप, ये सब बहुत इजी टॉपिक है, उसके बाद इसमें कुछ बचा ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो प्लीज जो मैंने बोला उस होमवर्क को ढंग से करके लाना है। फिर फॉर्मल चार्ज यूं कैलकुलेट होगा, ऐसे टिक टिक 2 बार किया फॉर्मल चार्ज आ गया। समझ में आ गया? VSEPR विल बी वेरी लाइक केक वॉक, आपको समझ में आ गया, जरा भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे कल दोबारा मिल